जैसा अभी आपने कहा कि 3 दिन के दौरे पे आ रही हैं, लोगों में ये स्वीकार करने में वक्त लगेगा कि वो लोग समझते हैं कि दिल्ली से आएंगी, दिल्ली चली जाएंगी। उत्तर प्रदेश का नेता कहाँ है जो हमारा नेतृत्व करेगा, सरकार बनाएगा? मैं समझता हूँ कि नेतृत्व का प्रश्न का समाधान हो गया। प्रियंका गांधी का ही नेतृत्व होगा और हम लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करेंगे। अजय लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, मोना जी विधानमंडल दल की नेता होंगी, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन रहूँगा, इसी तरह कैंपेन कमेटी मैनिफेस्टो में सलमान साहब होंगे। तो सबका अपना अपना रोल फिक्स हो गया, नेतृत्व प्रियंका गांधी का होगा। तो दूसरी बात, अब वो जाएंगी नहीं, वो किसी होटल में आके नहीं रुक रही। अब उनका अपना ये जो कॉल निवास था, यही अस्थायी निवास हो गया है और अब वहाँ रहेंगी, वहाँ से दिल्ली आया जाया करेंगी। अब दिल्ली से यहाँ आया जाया नहीं करेंगी, ये फ़र्क। अब वो लखनऊ रहकर दिल्ली की ओर कभी कभी जाया करेंगी, जाना भी चाहिए। तो अभी आपको कांग्रेस की तैयारी इस विधानसभा चुनाव में क्या लग रही है? दूसरी बात, क्या अगर आप मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री का मुद्दा क्या, कौन तय करेगा? कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, विधायक। जो विधायकों का मन होगा, जो नेतृत्व का मन होगा, 2 मिनट में मैं समाधान करा दूंगा। जो विधायक चुनकर आएंगे, किसी को आप पर्यवेक्षक बना दीजिए। कांग्रेस की एक खूबसूरती है, यहाँ वो झगड़ा नहीं होगा जो भाजपा में नेतृत्व में हुआ था। यहाँ लोगों ने देखा था लोक भवन में किस तरीके से 2 ग्रुपों में नारेबाजी और उतार चढ़ाव हुए थे। सापा के विभाजन लोग देख चुके हैं। बसपा में नेतृत्व का सवाल ही नहीं होता। तो वही कुल मिला के अगर आप देखें तो ये परिस्थितियाँ यहाँ नहीं हैं। यहाँ विधानमंडल दल का 80 में जब हम आए थे, हमें नहीं मालूम था हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने संजय गांधी के लिए प्रस्ताव कर दिए, वहाँ से आया कि नहीं आप बैठ के तय करिए। हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को चुन लिया अपना मुख्यमंत्री। 85 में हमें नहीं मालूम था मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। नारायण दत्त तिवारी जी आए, उनके नेतृत्व में हमने लड़ा। उसके बाद वीर बहादुर जी ने टेक ओवर कर लिया कुछ दिन बाद और नारायण दत्त जी चले गए। तो क्या इस चुनाव में अभी तैयारी आपकी पार्टी ने शुरू कर दी है? जैसे बाकी दलों में ज़्यादा तैयारियां दिख रही है, कांग्रेस की उस तरह तैयारी नहीं दिखाई देती। मैं दावे से कह सकता हूँ हम हर पार्टी से संगठन के मामले में आगे हैं। पोलिंग बूथ पर, विकास खंड पर, विधानसभा पर कांग्रेस का संगठन पूरी तरह मजबूती से। एक बात जरूर है, विजिबिलिटी इसलिए नहीं है, मैं साफ कर दूँ, कि नए नौजवान और नए लोगों को भी कांग्रेस ने मौका दिया है। अब वही चेहरे नहीं जो 25 साल पुराने या 30 साल पुराने थे। नए युवा, अधेड़, उसमें सब तरह के लोग आए। एक जात विशेष के नहीं आए, एक धर्म विशेष के नहीं आए, उसमें सब मिक्सचर है। तो उनका आप ये कह सकते हैं कि उपस्थिति दिखे न दिखे, लेकिन संगठन का ताना बाना उन्होंने कस दिया। अभी योगी सरकार की आप बड़ी आलोचना करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अक्सर कहती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लड़वाने का काम किया लोगों ने, लेकिन सरकार का दावा है कि उसने एक्सप्रेसवे बना रही है, उत्तर प्रदेश में हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज दे रही है, तमाम विकास के काम हुए हैं, किसानों के लिए सबके खाते में पैसे दे रहे हैं, पारदर्शिता लाए हैं। आप क्यों उनको कहते हैं कि वो फेल है? मैं एक काम कहूँगा, समय नहीं इतना, उनका संकल्प पत्र ले लीजिए। आजकल हम लोग रोज़ 5 सवाल पूछ रहे हैं, दे उन 5 सवाल जो आप परसों 5 सवाल पूछे, कल मैंने खुद पूछे, आज नसीमुद्दीन जी ने पूछे। ये 15 सवाल वो थे, 3 दिन का बता रहा हूँ, भी तो लंबा सिलसिला है, जो इन्होंने वायदे किए थे नहीं पूरे किए। तो हम तो कोई अपने घर में बैठ के नहीं बोल रहे, हम तो सार्वजनिक रूप से मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं, देखो आपने ये कहा था ये नहीं किया, आपने ये कहा था नहीं किया। रोजगार के मुद्दे पे आप फेल, शिक्षा के मुद्दे पे आप फेल। अब कोई बहुत बड़ा झूठ बोलने को तैयार हो जाए तो वो कह सकता है कि हाँ हम स्वास्थ्य के मुद्दे में सक्षम थे। जो मौतें हुई हैं, इनमें बहुत सी मौतें बचाई जा सकती हैं अगर हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स होते। क्यों इतने दिन तक डॉक्टर्स के पद खाली रखे गए? क्यों बहुत से विभागों में वैकेंसी है, भर्ती नहीं? 69,000 टीचरों का मुद्दा क्यों पड़ा हुआ है? जो इनका वादा था लाखों में रोजगार देने का, मैं तो कहता हूं कि रोजगार दिया नहीं, जिनका था उनका भी छीन लिया। अब एक एक्सप्रेसवे की बात करें
तो एक एक्सप्रेसवे लखनऊ से दिल्ली भी बना, आगरा भी बना। तो एक्सप्रेसवे विकास की श्रृंखला की ओर एक कदम हो सकता है, पर इसके साथ जितने वादे थे, हम सिर्फ आपको एक चीज़ कहें, इनके कितने ज़्यादा समिट्स हुई उद्योग की, इन्वेस्टमेंट समिट्स। लोगों ने कहा हम इतना लगाएंगे, इतना लगाएंगे, इतना लगाएंगे। आप पूछ लीजिए, जो वायदे हुए थे, जो संकल्प लिए गए थे, जो मेमोरेंडम साइन हुए थे, कितने ज़मीन पर उतरे? नहीं। तो हम जब कहते हैं तो यथार्थ के आधार पे कहते हैं। अब एक इंडेक्स ले लीजिए भुखमरी का। भुखमरी का मेरा आशय है मेल नरिशमेंट, यानी जहाँ पे बच्चों को, लोगों को, महिलाओं को आम खुराक जितनी होनी चाहिए नहीं मिली। उसमें न्यूट्रिशन के मामले में हम और बिहार में कंपटीशन के सबसे नीचे कौन है? तो आप जब अनाज तक नहीं दे सकते, जब लोगों को खिला पिला भी नहीं सकते बच्चों को और महिलाओं को और आम आदमी को, तो और कौन सा पैमाना आप लेंगे जिस पर भाजपा को मैं कसूं? लॉ एंड ऑर्डर पे मैं इतने कहूँगा, इस समय लोकतंत्र नहीं है, नौकरशाही इस कदर हावी है कि उनके, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके मंत्री रोते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। चले ये पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, विधायक 200 विधायक लिख के देते हैं, असंतोष है उनके अंदर, उनका असंतोष जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि चुनाव में जनता का सामना तो उनको करना है। उनको लग रहा है हम किस मुँह से जाएं, हमने कुछ किया तो है नहीं। एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपका 40 साल से भी ज़्यादा लंबा संसदीय राजनीति का अनुभव है। आप एक निष्ठा, एक पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी एक मिसाल हो सकते हैं कि आप लगातार एक पार्टी में हैं, जबकि आजकल लोग 2 चुनाव जीत के आते हैं और थोड़ा सा फायदा मिलता है, दूसरे दल में चले जाते हैं। आपको कभी नहीं लगा कि आपको बड़ा ओहदा मिल सकता था, बड़े पद पे हो सकते थे? आपने कभी दल बदल नहीं किया, कभी आप बड़े प्रलोभन में नहीं आए? जहाँ हम आप बैठे हैं, ये इधर एक हट है, आप दिखा दो भैया। वहाँ बैठ के अटल जी ने 1993 में मुझे मुख्यमंत्री पद बनाने की कहा। स्थिति क्या थी हम बता दें आपको। 425 की विधानसभा थी, 175 सापा बसपा गठबंधन 93 में आया और लगभग 177 भाजपा आई, और वहाँ जोड़ तोड़ करके वो करीब 1 से 90 के आसपास पहुँच गए। पर उनको जो लगभग उस समय 213 का पे बहुमत था, 13 और 13 26-25 सीट का समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। मेरे पास उस समय 34 विधायक थे। मेरे पास अटल जी आए, शिव कुमार शर्मा जी उनके साथ थे। उन्होंने मुझसे ऑफर किया कि प्रमोद जी 1 साल के लिए मुख्यमंत्री आप हो जाओ, 4 साल हमें दे दो, उसके बाद आप चाहे केंद्र चले जाना, चाहे प्रदेश में ही बने रहना। उन्होंने उदाहरण दिया, केदार पांडे जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, जो आपको पसंद है। मैंने अटल जी से कहा, तो यही सवाल उन्होंने किया कि आप कांग्रेस में इतने दिन से, आपको आखिर मिला क्या, या ये 34 की संख्या आ गई, कांग्रेस आगे, कांग्रेस का भविष्य क्या है? तो मैंने उन्हें एक ही सवाल का जवाब दिया था, कांग्रेस का कफन तो पक्का है, जब मरूंगा तो कांग्रेस का कफन तो मिल जाएगा, वो अस्थायी चीज़ है। मैं कांग्रेस में इसलिए नहीं हूँ कि पद चाहिए मुझे कांग्रेस में मैं इसलिए हूँ कि कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की विचारधारा, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं जानता हूँ इस मुल्क को, इस देश को कोई एक रख सकता है, विकास दे सकता है। दुनिया भर में घूमा हूँ, कोई हिंदुस्तान को दुनिया की नज़र में सम्मान दिला सकता है तो वो कांग्रेस है। देखिए, आप बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर पहले भी सवाल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से निकल के बाहर अपनी पार्टियां बनाई और वो शासन सत्ता में है कई राज्यों में, आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं ये विषय तो है, क्यों एक ही परिवार की सरकार या एक ही परिवार का नेतृत्व रहेगा एक पार्टी के लिए? आपका इशारा क्या गांधी परिवार की ओर है? सहमत हूँ मैं आपकी बात से। जवाब दूंगा, कौन ऐसा परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियों में बलिदान का इतिहास लिखा है? एक परिवार मुझे बता दीजिए। मोदी जी का, या और नाम लेने से क्या फायदा, अमित शाह वगैरह तो एक दूसरी लाइन के लोग हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहे। इंदिरा गांधी देश की एकता या अखंडता के लिए, उन्हें मालूम था, उड़ीसा में एक दिन पहले ही कहा था कि मुझे मारा मालूम है, मैं मारी जाऊंगी। एहसास था, पर देश की एकता अखंडता तो नहीं छोड़ी, जैसे आज हम लोग कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं।
उन्होंने शहादत दी देश की एकता और अखंडता के लिए। राजीव गांधी, क्या राजीव गांधी को नहीं मालूम था कि वो जिस सरकार से लड़ रहे हैं, जिस विचारधारा से लड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं, श्रीलंका का क्या उन्हें संकट नहीं मालूम था? वहाँ के खतरे नहीं मालूम थे? जाके जब वो पूरी दुनिया में जाके इजिप्ट में बैठे और जिस तरीके से सब कुछ हो रहा था मजबूती के साथ खड़े हुए, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि वो निशाने पर हैं? पर इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और आज मोदी जी पूंजीपतियों के सामने घुटने टेके हुए भारत की अर्थव्यवस्था को उनकी तिजोरी में पहुंचाने के जरिया बन गए। तो सुनिए कहाँ हमारा उच्च नेतृत्व शहादत वाला और कहाँ पूंजीपतियों के सामने झुका हुआ भाजपा, क्या उनको विकल्प मालूम है? वहाँ जाऊँ जहाँ तक सापा बसपा, मैं स्वीकार करता हूँ मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और रहेंगे, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के रूप में, राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में मैं कांग्रेस में हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा कांग्रेस में रहूँगा। कांग्रेस ही इस देश का भविष्य और विकल्प। इससे जुड़ा एक सवाल आपसे और चाहेंगे। आजकल राजनीतिक बयान जैसे एक गरिमा राजनीति की लोग व्यक्तिगत स्तर पे उतर आते हैं, तमाम ओछे बयान देते हैं, राजनीति की एक स्तर गिरता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ इस बात की कि जो राजनीति की शालीनता और मर्यादा है, इसको जो लोग छोड़ रहे हैं। गाली गलौज मैं आजकल देखता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कितनी गालियाँ होती हैं। अरे इनको तो छोड़ दिया, ऊपर के नेताओं को देखिए ना, कैबिनेट रैंक के मंत्री, हमारे विपक्ष के बहुत से नेता, हमारी कांग्रेस में भी एक दो नेताओं ने जो बात बोला है मैं सहमत नहीं। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, भाषा को मर्यादित रख के कड़ी से कड़ी बात संसदीय भाषा में कही जा सकती है। हम यहाँ आलोचना करने के लिए हैं, अगर सरकार में कोई गलती है तो, या दूसरी पार्टी से हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं तो, हम यहाँ लाठी डंडा चलाने के लिए, गालियों के लिए नहीं हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। हो सकता है एक दौर का फ़र्क हो। हमारे दौर में मुझे याद है उस समय मैं सुनता था लोहिया जी ने इस तरह आलोचना की, अटल जी ने इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की, और जब चलने लगे पंडित जी तो जाके तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बोले। तो मैं उस को अपना आदर्श मानता हूँ, नेहरू और अटल को, उनकी उस दोस्ती को। यहाँ मुलायम सिंह के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत आलोचना मैं करता था, लेकिन कभी व्यक्तिगत नहीं लिया उन्होंने। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 9 बार लगातार जीत के, आपने एक विकास का एक रोल मॉडल पेश किया है। आप क्या अपनी पार्टी के विधायकों को जो चुन के आते हैं या बाकी नेता जो राजनीति में युवा नेता आ रहे हैं, उनको ये रोल मॉडल आपने समझाने की कोशिश की कि ये एक रास्ता हो सकता है? देखिए, जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं उल्टे वो मुझे समझाना चाहते हैं। आजकल शॉर्टकट पे सत्ता लोगों को चाहिए, बहुत जल्दी सत्ता, पैसा चाहिए। सत्ता और पैसे की लालच उनको अपनी जनता से दूर कर देती है। आज मेरा अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो मेरी वजह से नहीं, हर आदमी दोबारा चुनाव जीतना चाहता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, पर जनता का विश्वास नहीं अर्जित कर पाता। आज अगर मेरा दुनिया का रिकॉर्ड है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, रामपुर खास की जनता की ईमानदारी, सोच भरी। अगर उसकी सोच में ईमानदारी नहीं होती, उसमें समझदारी नहीं होती, उसमें निष्ठा नहीं होती, वो नहीं पहचानता कि ये प्रमोद तिवारी उस पार्टी में है, सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारे सुख दुख में खड़ा है, विकास में खड़ा है, तो अगर आज ये रिकॉर्ड है तो मेरा नहीं, रामपुर खास की जनता का है। मैं एक सलाह दूंगा नए आने वालों को, भैया अपने निर्वाचन क्षेत्र को ज़मीन का टुकड़ा मत समझो, उसको दर्जा दो मंदिर का, दर्जा दो मस्जिद का, और उसकी पूजा करो, इबादत करो। तुम्हें विश्वास मिलेगा, ताकत मिलेगी, और जनता का प्यार के साथ साथ आशीर्वाद, और प्यार आशीर्वाद तो बहुतों को मिल जाता है। अपनापन वही जनता देती है जिसे आप अपनापन देते हैं, और भारत की जनता मैं मानता हूं कि ईमानदार है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईटीवी से बात करने के लिए। भावी चुनाव के लिए आपको और आपकी पार्टी की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, उसकी ज़रूरत है। प्रमोद तिवारी जी जो बता रहे थे कि उनकी भावी चुनाव के लिए उनकी क्या तैयारी है उनकी पार्टी की। कैमरामैन धीरज के साथ आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत।